एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जो कि पार्टनरशिप अकाउंट्स का है। और ये जो टॉपिक है आपका पीजीटी और टीजीटी दोनों के सिलेबस में कॉमन टॉपिक है। तो आज हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप कॉमर्स से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि इस आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ लिखा है पार्टनरशिप फर्म कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स विद डिफरेंट रोल्स एंड लाइबिलिटीज़ है। तो सब जो पार्टनर्स होते हैं सबके अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सबकी लाइबिलिटीज़ अलग होती हैं। वैसे अगर कॉमन में देखा जाए तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंट टाइप्स होंगे पार्टनर्स के, वहाँ पे सबका एक अलग रोल होगा। तो उसे हम लोग वन बाय वन करके आज देखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है कि स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं और नॉमिनल पार्टनर का क्या रोल होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है डिफरेंट टाइप्स में बना करके पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं एक्टिव पार्टनर के बारे में। एक्टिव पार्टनर को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं वर्किंग पार्टनर, जो कि इसका जैसे कि नाम में ही दिया है एक्टिव पार्टनर, तो इसका जो है फर्म की फंक्शनिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे और क्या लिखा है, एक्टिव पार्टनर इज़ द वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड ऑल्सो टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। तो इसको आपको याद रखना है कि जो एक्टिव पार्टनर होगा वो यहाँ पे कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा और फर्म की जो फंक्शनिंग होगी, जो फर्म में जो भी काम होगा मैनेजमेंट का, उसमें उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। इसीलिए इसका नाम जो है एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर होता है। ही बियर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी, इसका जो एक्टिव रोल है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि इसकी जो लायबिलिटी होगी फर्म के प्रति वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एक्टिव पार्टनर्स टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो अगर कोई पार्टनर जो कि वो अपना रोल नहीं निभा पा रहा है तो उसके बिहाफ पे भी ये जो एक्टिव पार्टनर है उसका भी जो रोल होगा उसकी भी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा, ठीक है। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्लीपिंग पार्टनर के बारे में। अब जो स्लीपिंग पार्टनर है उसका जो अनदर नेम है उसे हम डॉर्मेंट पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि partners who just contribute the capital and do not take part in the day-to-day activities of the business are called sleeping partner। तो sleeping partner का काम क्या है, ये कैपिटल तो contribute करेगा, ठीक है, लेकिन फर्म के जो एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे ऑपरेशंस हैं, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका नाम इसीलिए स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई कि ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरी कि इसका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो फर्म में नहीं होगा। और इसकी जो लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो ही शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, ठीक है। ये क्योंकि इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में इक्वल जो है शेयरिंग इसकी रहेगी। जैसा भी फर्म का पार्टनरशिप रेशियो रहेगा तो उस हिसाब से इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग होगी वो तो रहेगी, लेकिन इसकी जो लायबिलिटी, हाँ, इसकी लायबिलिटी भी जो है अनलिमिटेड होगी एक्टिव पार्टनर की तरह। बस इसमें क्या चीज़ नहीं है, वो है इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट और इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो इसकी भी सारी जो रोल्स हैं वो एक्टिव पार्टनर की तरीके हैं, बस क्या नहीं है वो है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है, ओके। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर कौन से पार्टनर्स होते हैं, इनका जो है दूसरा नाम है आपका ऑस्टेंसिबल और कॉसी पार्टनर। तो अगर कहीं पे ऑस्टेंसिबल या कॉसी पार्टनर के बारे में पूछे तो उसको आपको याद रखना है कि वो नॉमिनल पार्टनर का ही अनदर नेम है, ठीक है। दीज पार्टनर्स, तो ये वाला जो है एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस जो है पूछा जा चुका है। तो दीज पार्टनर्स नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल नॉर टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इसमें ना ही एक्टिव पार्टनर की जैसे
इनका जो है ना ही पार्टिसिपेशन होता है और ना ही ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये यहाँ पे जो नॉमिनल लिखा है इसको आपको ये याद रखना है कि ये अपना नाम देते हैं फर्म को, इनकी जो रेप्यूटेशन होती है वो फर्म को हैंड ओवर करते हैं और इनके नाम से ही बस जो है ये नाम के ही पार्टनर्स होते हैं। He does not shares in the profit and losses of the firm but is liable to the third parties for the debt of the firm। तो इनका नाम ही इतना बड़ा होता है, ये अपना नाम दे देते हैं, तो ना ही इनको कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत होती है, ना ही इनको एक्टिव पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, जब भी कोई थर्ड पार्टी आकर खड़ी हो जाएगी अपने डेट के रीपेमेंट के लिए, अपना लोन के लिए, लोन वापस करना है या फिर कोई भी अफेयर है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो उसके लिए ये जो है लायबल रहेंगे, ठीक है। तो ये नॉमिनल पार्टनर के कुछ फीचर्स हो गए। ही ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेप्यूटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। तो ये सिर्फ अपना नाम देता है। नॉमिनल से आपको याद रखना है कि ये सिर्फ अपना नाम लेंड करता है, अपनी रेप्यूटेशन जो है फर्म को दे देता है और इनके ये सिर्फ नाम के पार्टनर्स होते हैं, ना ही ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ना ही इनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। बस इनकी जो थर्ड पार्टी का जो लाइबल होते हैं, इनकी जो लाइबिलिटी होती है थर्ड पार्टी के थ्रू, वो इनकी जो है होती है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। अब पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु बाय हिज वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय हिज कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर becomes liable to those who advance money to the firm on the basis of the such representation। तो ये एडवांस मनी वाली बात जो हो रही है यहाँ पे थर्ड पार्टी की हो रही है। तो एस्टॉपल का मतलब ये होता है कोई पर्सन अगर बोल के व्यक्त कर दे, चाहे वो बोल के करे या रिटन में ऐसा कुछ इंटीमेशन दे दे कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं, तो उसे हम लोग पार्टनर बाय एस्टॉपल कहते हैं। यानी कि वो ऐसा दिखा रहा है, वो ऐसा शो कर रहा है कि वो जो है इस फर्म का पार्टनर है, तो उसे हम लोग पार्टनर बाय एस्टॉपल मानते हैं, ठीक है। इसकी जो लायबिलिटी होती है वो थर्ड पार्टी के लिए तो यहाँ पे वो प्रेजेंट होती है, मतलब कि ये भी जो है लायबल रहेगा थर्ड पार्टी के सामने। एंड ही कैन नॉट अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज प्रीवियस एक्ट। तो इसने जो भी कुछ किया हुआ है, मतलब इसके जो रिसेंट एक्ट्स होंगे, अगर वो फर्म को इफ़ेक्ट कर रहे हैं किसी भी मैनर में, तो उसके लिए ये लायबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल वो होता है जो अपने शब्दों से, चाहे वो बोल के या फिर लिख कर, ऐसा दूसरों को दिखाए कि वो जो है इस फर्म का पार्टनर है। नेक्स्ट आता है आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब ये हुआ कि व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज अ पार्टनर एंड ही डज नॉट डिनाई दिस इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट। मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे किसी को ऐसा दिखाना पड़े कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं। एस्टॉपल के केस में वो बोल के या फिर रिटन में दे देता है कि हाँ हम पार्टनर है, वो खुद अपनी कंसेंट से बोल रहा है कि हम पार्टनर है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन डिनाई नहीं करेगा कि अगर वो पार्टनर है। जैसे कोई सिचुएशन आ गई जिसमें कि फर्म को किसी एजेंट को या ऐसा किसी भी पर्सन को दिखाना पड़ रहा है कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं, तो उसको हम उस केस में पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। ही बिकम्स लायबल टू थर्ड पार्टीज़ हु लेंट मनी और क्रेडिट टू द फर्म। तो यहाँ थर्ड पार्टी के थ्रू जो थर्ड पार्टी के लिए जो लायबिलिटी रहेगी वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ सच डिक्लेरेशन। ही इज़ नॉट अ मेम्बर ऑफ द फर्म। ये जो है फर्म का मेम्बर नहीं होता है, बट अलाउज हिमसेल्फ हर सेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। अब सपोज़ करिए किसी फर्म जो है कोई डेट के ट्रैप में फंसी हुई है और कोई पर्सन आता है जो कि गारंटी दे रहा है, तो वो ऐसा करके वो बोल दे कि हाँ हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि ये जो है अपना डेट रीपे करेंगी। तो उस तरीके से वो अपने आप को ऐसा दर्शा रहा है कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं और वो इस बात से अब मना नहीं कर सकता कि अब आगे जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस बात को वो अवॉइड नहीं करेगा, ठीक है। तो एस्टॉपल और होल्डिंग आउट वाले पार्टनर्स जो होते हैं लगभग सेम होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ एस्टॉपल में वो खुद कंसेंट से रहता है कि हाँ हम जो है इस फर्म के पार्टनर है, और यहाँ पे ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन वाली चीज़ जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एस्टॉपल और होल्डिंग आउट में डिफरेंस।
नेक्स्ट आता है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। अब पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली दीज पार्टनर्स ओनली शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इनके नाम में ही है कि ये सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर, इनका प्रॉफिट में ही हिस्सा होगा, तो ये सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे। एंड दे विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफ द लॉसेज और द लायबिलिटी। तो इनकी जो लॉस की और लायबिलिटी मतलब होगी तो वो उसको बियर, ये कोई भी लॉस जो है बियर नहीं करेंगे और ना ही ये किसी थर्ड पार्टी के सामने लायबल होंगे। मोर ओवर डीलिंग विद द थर्ड पार्टीज और आउटसाइडर्स ही विल ओनली बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट ओनली। और अगर थर्ड पार्टी के सामने इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी है तो ये फिर उतने ही हिस्से के लिए लायबल होंगे अगर वो प्रॉफिट से कनेक्टेड है। तो ये हो गया पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली का केस। नेक्स्ट आता है आपका माइनर पार्टनर। तो माइनर कौन होता है? माइनर वो पर्सन होता है जिसने 18 साल की उम्र अभी तक अटेन नहीं की है। तो माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। और माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपसे पूछता है कि माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर ऑफ अ फर्म अकॉर्डिंग टू विच एक्ट। तो इसको याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा कहता है कि अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। इसको आपको पार्टनरशिप एक्ट ऑप्शंस में दिया रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली ये बात नहीं कही गई है, ये बात कही गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कि माइनर जो है किसी भी फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता। हाउ एवर ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। तो उसको हम लोग बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं इफ़ ऑल द पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट फॉर द सेम। सभी पार्टनर्स की सहमति के बाद उसे जो है एडमिट किया जा सकता है ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। सच माइनर ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी, यहाँ पे अटेनिंग मेजॉरिटी का मतलब है कि आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज़ 6 मंथ्स टू डिसाइड। तो उसे 6 महीने दिए जाते हैं कि वो जो है उस फर्म का पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। इफ़ ही विशेस टू बिकम द पार्टनर ऑफ अ फर्म, इफ़ येस ही मस्ट डिक्लेयर हिज डिसीजन वाया पब्लिक नोटिस। और अगर वो बनना चाहता है तो उसे एक पब्लिक नोटिस जो है पास करनी पड़ेगी कि हाँ ऐसा ऐसा है और इस फर्म का पार्टनर मैं बनने के लिए अब एलिजिबल हूँ। तो उसको एक पब्लिक नोटिस में ऐसा देना पड़ता है। तो ये हो गया माइनर पार्टनर का केस। और ये बात जो आपको यहाँ याद रखनी है वो ये है कि ये जो है जो रिस्ट्रिक्ट करता है माइनर को किसी भी फर्म का पार्टनर होने से वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट है। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस जैसे बनते हैं तो वो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर डज अ पर्सन हु इज़ नॉट ऑफिशियली अ पार्टनर बट प्रिटेंड्स टू बी अ पार्टनर। यहाँ गिवन ऑप्शंस में क्या क्या है? नॉमिनल पार्टनर है, पार्टनर बाय स्टॉपेल है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है और डोरमेंट पार्टनर है। तो अभी जैसा कि आपको याद हो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पार्टनर बाय स्टॉपेल होता है वहाँ पे वो खुद ऐसा दर्शाता है बाय इन द वे ऑफ ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कि वो पार्टनर है। तो वो प्रिटेंड करता है, उसको वो प्रिटेंड करता है कि हाँ मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर बाय स्टॉपेल। इज़ दैट क्लियर? होप कि आपको ये सारे जो टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ लिखा है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पार्टनर ही बिकम्स लायबल टू थर्ड पार्टीज़ फॉर द रीपेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो थर्ड पार्टी के लिए लायबिलिटी होती है सारे ही पार्टनर्स की वो तो सभी में लगभग प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पार्टनर, जो कि पार्टनर नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में से ऐसा कौन है जो कि पार्टनर नहीं दिखाता? तो अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो यहाँ एक्टिव पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, नॉमिनल है और माइनर पार्टनर है। तो एक्टिव और डोरमेंट तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि माइनर पार्टनर से रिलेटेड कोई भी फीचर्स जो है ऊपर क्वेश्चन में नहीं दिए हैं। तो नॉमिनल पार्टनर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था कि वो सिर्फ अपना जो है नाम लेंड करता है। ठीक है, नॉमिनल से आपको याद रखना है कि वो सिर्फ अपना नाम देता है, वो पार्टनर सिर्फ नाम का होता है। ठीक है, वो पार्टनर होता ही नहीं है, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है ना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, पर वो थर्ड पार्टीज़ के आगे आकर खड़ा हो जाता है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होता है फर्म के नाम पे तो वो हमेशा उसके लिए लायबल रहता है। होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की आगे भी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। हैव अ नाइस डे टू ऑल।